हेलो हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। सामान्यतः कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो पौधों के लिए आवश्यक है वो 10:1 है। तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का क्या महत्व है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व है वो 2 कारणों से है। पहला कारण है कि जीवांश पदार्थ के मृदा में मिलाने पर, हम जीवांश पदार्थ को मृदा में मिलाते हैं तो सूक्ष्म जीवों और उच्च पौधों के बीच क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, होड़ लगती है कि पौधे तो जो जीवांश है उसको ग्रहण करना चाहते हैं और सूक्ष्म जीव उसका विघटन करना चाहते हैं। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वाले जीवांश पदार्थ को मृदा में मिलाने सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है। अगर हम मिला देते हैं तो सूक्ष्म जीवों के कारण क्या बढ़ जाएगी, इसकी सक्रियता बढ़ जाएगी और जिसके कारण इन कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन अधिक होगा। इस प्रक्रिया के दौरान नाइट्रेट नत्रजन मृदा में कम हो जाती है। नाइट्रेट है वो मिट्टी में कम हो जाती है। इसके कारण नत्रजन पौधों को प्राप्त नहीं होती है और विच्छेदन के फलस्वरूप क्या होगा, विच्छेदन के फलस्वरूप कार्बन नाइट्रोजन अनुपात संकुचित होने लग जाता है या कम होने लग जाता है और कार्बन की मात्रा घटने लग जाती है। क्या होती है, कार्बन की मात्रा घटने लग जाती है और परपोषित जीवों की सक्रियता भी कम हो जाती है, यानी उस कार्बन पे निर्भर करने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम हो जाती है। इस कारण नाइट्रोजन की मांग है वो भी कम हो जाती है। नाइट्रोजन की मांग कम हो जाती है। नाइट्रेट नत्रजन पौधों को प्राप्त हो जाती है। नाइट्रेट किसको प्राप्त हो जाती है, नाइट्रेट और नत्रजन किसको प्राप्त हो जाती है, पौधों को, क्योंकि जीवाणु उसका क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं, जिससे वो पौधों को प्राप्त हो जाती है। दूसरा है कार्बन नत्रजन अनुपात मृदा में हमेशा स्थिर रहता है। इसका स्थिर रहना साधारणतः मृदा नत्रजन स्तर पर निर्भर करता है कि मृदा में नाइट्रोजन या नत्रजन का स्तर क्या है। अतः कार्बन नत्रजन अनुपात की प्रायोगिक उपयोगिता पौधों और मृदा में नत्रजन की उपलब्धता के लिए है। यानी यह अनुपात पौधों को नाइट्रोजन और कार्बन मिलता रहे या मृदा को नत्रजन और कार्बन मिलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है। या तो मृदा में रहे या मृदा में उगने वाली फसल या पौधों को मिलता रहे, इसलिए ज़रूरी है। अगला है स्थिरीकरण। अगला है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण क्या है, स्थिरीकरण क्या है? तो स्थिरीकरण किसका बिंदु है? मृदा में नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम होते हैं। मृदा के अंदर नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम हैं या जैविक क्रियाएं होती हैं। तो मृदा में सदैव ही नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का अंतर्ग्रहण अनेक रूपांतरण के साथ निरंतर चलता रहता है, क्योंकि वायुमंडल में ही जितनी गैसें पाई जाती हैं उनमें से नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो लगभग 78% होता है। और इस प्रकार के निरंतर चलने वाले क्रमिक, माने लगातार एक के बाद एक क्रमिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मृदा में नाइट्रोजन का लाभ तथा ह्रास, अधिकता होना या कमी होना लगातार चलता रहता है। और इस प्रकार से होने वाले
नाइट्रोजन के संयुक्त परिवर्तन को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र। अब नाइट्रोजन चक्र में कौन कौन सी प्रक्रम या स्थितियाँ होती हैं? नाइट्रोजन चक्र में सबसे पहले स्थिति है कि नाइट्रोजन में क्या पाया जाएगा? स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का वायुमंडल में क्या पाया जाएगा? स्थिरीकरण। तो स्थिरीकरण पहला भाग है या पहली प्रक्रिया है जो वायुमंडल में होती है। मृदा में नाइट्रोजन का अधिकांश भाग कार्बनिक रूप में होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन है वो कार्बनिक रूप में होती है, जो उच्च पौधों को अप्राप्त होती है, बड़े पौधों को प्राप्त नहीं होती है। ये प्रक्रम जिसके द्वारा नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में परिवर्तित होती है उसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ऐसा प्रक्रम, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में बदल जाती है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो अकार्बनिक नाइट्रोजन है वो कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलती है, और अकार्बनिक नाइट्रोजन कार्बनिक में और कार्बनिक अकार्बनिक नाइट्रोजन में, दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। तो अग्र अभिक्रिया के द्वारा तो कार्बनिक नाइट्रोजन है वो किस में बदल जाती है? अकार्बनिक में। और पश्च अभिक्रिया के कारण तो उसको तो बोलेंगे हम खनिजन, यानी खनिज का टूटना, खनिजन। और अगर अकार्बनिक नाइट्रोजन है वो कार्बनिक में बदल रही है तो उसको कहेंगे हम स्थिरीकरण। क्या कहेंगे? स्थिरीकरण। तो ये कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना खनिजन है, और अकार्बनिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की क्रिया से कार्बनिक यौगिक में बदलना। अब नंबर 2 बिंदु, दोनों बातें आ गई, स्थिरीकरण और खनिजन। अब खनिजन क्या है? खनिजन वह प्रक्रिया या प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक नाइट्रोजन का अधिक गतिशील अकार्बनिक रूप, जिसमें कार्बनिक नाइट्रोजन का अधिक गतिशील अकार्बनिक रूप है, और वो अकार्बनिक रूप है अमोनियम और नाइट्रेट। अमोनियम NH4 और नाइट्रेट NO3। NH4 प्लस अमोनियम, NO3 माइनस नाइट्रेट। क्या क्या होगा ये? जैसे हम करें, ये देखो आप अभी, जैसे एक मिनट, NO3 NO3 और ये माइनस, ये तो है नाइट्रेट, और NH4 ये है प्लस का, इसको अमोनियम बोलेंगे और इसको नाइट्रेट बोलेंगे। NO3 नाइट्रेट, NH4 अमोनियम। तो अमोनियम और नाइट्रेट में इसका रूपांतरण हो जाता है कार्बनिक नाइट्रोजन का। किसके द्वारा? खनिजन के द्वारा। किस में? अकार्बनिक नाइट्रोजन में। तो दोनों प्रक्रियाएं हो गई, स्थिरीकरण और खनिजन। अगला बिंदु है खनिजन के फलस्वरूप कार्बनिक नाइट्रोजन धीरे धीरे अमोनियम और नाइट्रेट नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। खनिजन में अमीनीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण प्रक्रम सम्मिलित हैं। जैसे हम देखें अभी कि कार्बनिक नाइट्रोजन है और वो कार्बनिक पदार्थ क्या बना रहे हैं? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ अमीनो अम्ल। क्या बनाएंगे? अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल किस में बदलता है? अमीनो अम्लों के जुड़ने से क्या बन जाता है? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। फिर एंजाइम की उपस्थिति में जल के कारण विश्लेषण होता है, और वो एंजाइम कौन सा है? प्रोटियोज की उपस्थिति में प्रोटियोसिस अभिक्रिया होती है,
और उस प्रोटियोसिस अभिक्रिया से ये अमीनो अम्ल पेंटोज नामक शर्करा में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? पेंटोज शर्करा में। और पेंटोज के बाद ये अमीनो यौगिकों में बदल जाता है। अमीनो यौगिक, अमीनो तो NH3 वाला हो गया या NH2 वाला हो गया, एमीन या अमोनिया। अब नाइट्राइट होता है NO2 माइनस, NO2 ढंग से हुआ नहीं, NO2 माइनस, रसोई NO2 माइनस, इसको क्या बोलेंगे? नाइट्राइट। क्या बोलेंगे? नाइट्राइट। और ये किस में बदल जाता है? ये बदलता है NO3 में, NO3। और ये भी क्या है? NO3, ये भी माइनस है। क्या है? माइनस। तो सबसे पहले कार्बनिक नाइट्रोजन है वो एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटियोसिस प्रक्रिया के द्वारा पेंटोज में बदलती है। पेंटोज अमीनो यौगिकों में बदलता है। अमीनो यौगिक है वो नाइट्राइट NO2 माइनस, और नाइट्राइट में और ऑक्सीजन जुड़ गई तो नाइट्रेट या NO3। किस में बदल जाता है? NO3 में, NO3 में। आगे है अमोनीकरण। अमीनीकरण वह प्रक्रम जिसमें प्रोटीन और अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कुछ समय उपरांत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात उनका संकुचित होने लग जाता है। अच्छा, मैंने क्या पढ़ दिया ये? अमीनीकरण वह प्रक्रम जिसमें प्रोटीन और अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइम की क्रिया के फलस्वरूप अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं या परिणित हो जाते हैं, उसको हम अमीनीकरण कहते हैं। अमीनो अम्लों में बदलना किसका? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ या प्रोटीन का। उसके बाद में है एंजाइम की क्रिया के फलस्वरूप अमीनो अम्लों में परिणित होने की क्रिया अमीनीकरण कहलाती है। अमीनीकरण की क्रिया में परपोषित मृदा सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। इन जीवों से संश्लेषित बाह्य कोशिका